ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हमें पुराने लोगों से नहीं बल्कि अपने पुराने फैसलों से मिलवाती है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी ही घटना को सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि इंसान की असली कीमत उसकी कमाई से नहीं उसके साथ से होती है। मैं हूँ आदित्य। उस दिन मैं अपनी पत्नी नंदिनी और हमारी 2 साल की बेटी सृष्टि के साथ बाजार गया था। सृष्टि के लिए कुछ कपड़े और घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। शॉपिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, हमें कॉफ़ी पीना चाहिए। मैंने कहा चलो। हम पास के ही एक छोटे से स्टॉल पर जाकर बैठ गए। कॉफ़ी बनने में थोड़ा सा समय लग रहा था। मैं और नंदिनी बातें कर रहे थे और सृष्टि सामने आते जाते लोगों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगले ही पल करीब 3 साल की एक बच्ची दौड़ती हुई आई और सीधे मेरे पैर से लिपट गई। मैं और नंदिनी दोनों उसे देखकर चौंक गए। हम दोनों ने उस बच्ची को पहली बार देखा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, साक्षी बेटा इधर आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। नीले रंग की ड्रेस पहने एक महिला हमारी तरफ चली आ रही थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो पास आई मैंने अचानक से बोला, रागिनी। वो मुस्कुराने लगी। उसने कहा, इतने साल बाद भी पहचान लिया? मैंने कहा, चेहरा बदला है लेकिन पहचान नहीं। मैंने नंदिनी से कहा, ये रागिनी है। कक्षा 3 से कक्षा 8वीं तक हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, और ये मेरी बेटी साक्षी घूमने की जिद कर रही थी, इसलिए इसे साथ ले आई। नंदिनी ने साक्षी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बहुत प्यारी है। कुछ पल तक हम बस पुरानी यादों पर मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने कहा, अगर जल्दी ना हो तो हमारे साथ बैठ जाओ, इतने सालों बाद मिले हैं। रागिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी। कुछ ही देर में साक्षी और सृष्टि साथ खेलने लगी। उन्हें दोस्त बनने के लिए परिचय की ज़रूरत नहीं थी। हमारी बातें भी शुरू हो गई। स्कूल, पुराने टीचर, क्लास के किस्से सब याद आने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, हमारी क्लास में अगर कोई सबसे होशियार था तो वो रागिनी थी। रागिनी मुस्कुराई और बोली, अरे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जवाब दिया, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने बिल्कुल सामान्य सा सवाल पूछा, वैसे तुम्हारे पति क्या करते हैं? बस इतना सा पूछना था कि रागिनी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने नज़रें झुका ली। मैं समझ गया कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया है, जो कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था। नंदिनी ने तुरंत बात बदलनी चाहिए, लेकिन रागिनी ने कहा, नहीं रहने दीजिए। रागिनी ने एक गहरी सांस ली। वो भारतीय सेना में थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह तो गर्व की बात है। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज़ में कहा, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। नंदिनी भी कुछ नहीं बोल पाई। कुछ पल तक हमारी मेज पर सिर्फ बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। फिर रागिनी ने खुद ही कहना शुरू किया, 8 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में हमने उन्हें खो दिया। रागिनी ने साक्षी की तरफ देखा। पहले लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जब ये मुझे मम्मा कहकर पुकारती है तब हर सुबह खुद को फिर से संभालना पड़ता है। नंदिनी और मैं चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। वो आगे बोली, भगवान का शुक्र है कि मुझे आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी पेंशन आती है, मेरा अपना काम है, घर है और मेरी ननद जानकी साक्षी का बहुत ख्याल रखती है। वो कुछ पल रुकी, फिर पहली बार उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आदित्य, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो कई सालों से मेरे मन में थी। रागिनी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें शायद याद भी न हो, लेकिन स्कूल के दिनों में मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देखा करती थी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोली, हमारी क्लास में करीब 40 बच्चे थे। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन अगर कोई
ऐसा था जिसके बारे में मुझे लगता था कि उसका दिल सबसे साफ है, तो वो तुम थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, इतनी तारीफ मत करो, नंदिनी को लगेगा मैं पहले से ही अपनी कहानी बनाकर बैठा हूँ। तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर रागिनी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, वैसे तुम कभी सबसे ऊपर नहीं थे, न सबसे तेज, लेकिन तुम संतुष्ट थे। तुम्हें जो मिला उसकी कद्र करना आता था, और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों को खुश रखना जानते थे। मैं चुप हो गया। रागिनी ने आगे कहा, हाँ, एक कमी ज़रूर थी, तुम जोखिम लेने से बचते थे, अपने फैसलों में थोड़ा झिझकते थे। कक्षा 8वीं के बाद जब स्कूल चेंज करना था, मुझे पता था तुम्हारी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में चली गई। फिर रागिनी ने नाम लिया विकास। मैंने सिर हिलाया। मुझे वो अच्छी तरह याद था। विकास आत्मविश्वासी था, पढ़ाई में अच्छा था, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। मुझे लगा कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे उसी रास्ते पर चलना चाहिए। स्कूल, फिर कॉलेज, और फिर हमने शादी कर ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। विकास बहुत ही अच्छे इंसान थे आदित्य। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बाद में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। उन्हें अपनी वर्दी से बहुत प्यार था। वो कुछ पल के लिए साक्षी को देखने लगी। फिर हमारी ज़िंदगी में साक्षी आई। घर पूरा लगने लगा। छुट्टियों में विकास घर आते और हम तीनों के लिए वही दिन सबसे खास होते थे। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगी। लगभग 8 साल सब कुछ बहुत अच्छा चला। मुझे लगता था कि मैंने ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन एक सुबह एक फ़ोन आया। हम दोनों चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। सड़क दुर्घटना में विकास नहीं रहे, इतना कहकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उस दिन पहली बार समझ आया कि ज़िंदगी हमारे बनाए हुए प्लान के हिसाब से नहीं चलती। एक पल में सब बदल सकता है। मैंने धीरे से पूछा, फिर तुमने खुद को संभाला कैसे? वो साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने नहीं, इसने संभाला। अगर मैं टूट जाती तो इसका बचपन भी टूट जाता। इसलिए जीना सीखा, मुस्कुराना सीखा और आगे बढ़ना भी। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द कम था, लेकिन एक अधूरा सा सवाल अब भी था। आदित्य, मैं आज भी ये नहीं कहती कि मेरा फैसला गलत था। विकास बहुत अच्छे इंसान थे और मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगी, लेकिन मेरी सोच अधूरी थी। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। रागिनी ने नंदिनी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, नंदिनी, जब मैं तुम्हें और आदित्य को साथ देख रही हूँ तो मेरे मन से एक ही बात निकलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो। नंदिनी थोड़ा मुस्कुराई। रागिनी ने बिना जल्दबाजी के जवाब दिया, क्योंकि आज मुझे समझ आया है कि ज़िंदगी में पैसा, करियर और सुरक्षित भविष्य ज़रूरी है, लेकिन ये किसी रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान नहीं होती। उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें जानती थी आदित्य, तुम्हारे अंदर एक सुकून था। तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रह लेते थे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना जानते थे। मैं कुछ नहीं बोला। वो आगे कहने लगी, उस समय मुझे लगता था कि सिर्फ मेहनती और अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मैंने भविष्य देखा, सुविधाएं देखी और उसी आधार पर अपना फैसला लिया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है मैंने इंसान को कम और परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व दिया। वो कुछ पल रुकी। मैं आज भी विकास का सम्मान करती हूँ। अगर समय पीछे चला जाए तो भी मैं उन्हें एक अच्छा इंसान ही कहूँगी। लेकिन अब समझ आया कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत भविष्य की सुविधाएं नहीं, भरोसा, अपनापन और साथ होती है। उसने नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आदित्य का हमेशा साथ देना और इनकी कद्र करना, क्योंकि ऐसा इंसान हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। नंदिनी की आंखें नम हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस पल मुझे लगा जैसे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं रही। कुछ देर बाद रागिनी उठ खड़ी हुई। साक्षी दौड़कर उनके पास आ गई।
उसने जाते जाते मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना आदित्य। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, तुम भी, और खुश रहना। वो साक्षी का हाथ पकड़कर भीड़ में धीरे धीरे ओझल हो गई। मैं बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलें। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी बेटी सृष्टि को गोद में उठाया और हम घर की तरफ चल पड़े। उस दिन हम बाजार से सिर्फ सामान लेकर नहीं लौटे थे, हम अपने साथ एक ऐसी सीख भी लेकर लौटे थे जिसे शायद पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो बस एक ही बात समझ में आती है, ज़िंदगी में सपने पूरे कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन जब किसी इंसान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए तो सिर्फ उसकी परिस्थितियाँ मत देखिए, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका साथ निभाने का तरीका भी देखिए। क्योंकि सुख सुविधाएं ज़िंदगी आसान बना सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़िंदगी खूबसूरत बना देता है।